हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है विक्रम जी ने। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शहर का एक व्यस्त इलाके में हत्या और लाश से दहशत। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर राहुल सन्न रह गए और कुछ ही देर बाद वो जीप द्वारा अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर आ पहुंचे। वो देखते हैं कि लाश को दो खंभों के बीच लटक रही है, जिसमें एक खंभा रोड के इस पार है और दूसरा उस पार। बीच सड़क में लटक रही लाश की दशा देखकर इंस्पेक्टर राहुल जैसा सख्त व्यक्ति भी कांप उठा। राहुल अपने मन में कहते हैं, उफ, हत्यारे ने हत्या करने के बाद किस बेदर्दी के साथ इसकी दुर्गति कर दी। भीड़ बढ़ते देखकर उसने तुरंत एक्शन लिया। उसके आदेश पर कांस्टेबल भीड़ को लाश वाली जगह से दूर ढकेल दिया। कुछ ही देर में पुलिस के दूसरे स्टाफ भी आ गए और लाश की हर जगह से फोटो ली गई। इंस्पेक्टर राहुल ने अपने सहायकों की मदद से लाश को नीचे उतारा। लाश के कपड़ों की तलाशी लेने पर कमीज की जेब में केवल एक पर्ची मिली, जिस पर लिखा पढ़ते ही राहुल की खोपड़ी हवा में नृत्य करने लगी। उस पर्ची में लिखा था, मुझे 5 कत्ल और करने हैं। उस पर्ची को पढ़ने के बाद राहुल ने अपने मन में कहा, इस कागज के पुर्जे का इस मृत्यु व्यक्ति के जेब में मिलना ही ये साबित करता है कि अगर इसकी हत्या ना हुई होती तो यह भविष्य में किन्हीं 5 लोगों की हत्या करने वाला था, जिसका सीधा साधा अर्थ ये भी है कि इस व्यक्ति की हत्या उन्हीं 5 लोगों ने मिलकर की है। कौन है ये व्यक्ति? कौन है वो 5 व्यक्ति जिनकी हत्या इसे करनी थी? इसी तरह के सवाल राहुल के मन में उठ रहे थे। फिर लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर घटना के 2 दिन बाद सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर उसकी फाइल पढ़ते हुए राहुल बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मृत्यु दम घुटने के कारण हुई और इसकी कलाई के ऊपर एक नाम लिखा था, प्रेम दास। मुझे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल इत्यादि पर इस व्यक्ति की पहचान के लिए इसकी तस्वीर दिखानी होगी। तभी उसके टेबल पर रखा फोन बजा। इंस्पेक्टर राहुल ने तुरंत रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, इंस्पेक्टर राहुल स्पीकिंग। फोन से कोई घबराते हुए बोला, मैं मीनार होटल का मैनेजर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ, आप जल्दी से यहाँ चले आइए। इंस्पेक्टर साहब, किसी का कत्ल हो गया है और सरेआम लटकी हुई है। राहुल भौचुक होते हुए बोले, क्या? मैं पहुँच रहा हूँ। आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाती पुलिस दल मीनार होटल की मंजिल के निकट पहुँचे, जहाँ अब तक सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकजुट हो चुकी थी। और उस भयानक दृश्य को देखकर राहुल भीतर तक दहल उठे और बोले, ओ माय गॉड। मीनार होटल और उसके सामने रोड के उस पार एक दूसरा होटल जो मीनार होटल की ऊंचाई के बराबर था। इन दोनों होटल के सबसे ऊपर मंजिल में एक रस्सी उस होटल से इस होटल में बंधी थी और उस रस्सी के बीचों बीच लाश रोड के ऊपर लटक रही थी। इस भयंकर मंजर को देखकर भीड़ में एक व्यक्ति बोला, हत्यारे का दुस्साहस देखो, लाश को कैसे सरेआम लटका गया है। भीड़ में दूसरा आदमी बोला, हत्यारा जरूर होटल के अंतिम माले पर रह रहा होगा। इधर इंस्पेक्टर राहुल ने अपने स्टाफ से कहा, तुम सब मेरे साथ होटल के भीतर चलो, हवलदार की तरफ देखते हुए। और हवलदार सिंह, तुम होटल के रिसेप्शन अकाउंट से फायर ब्रिगेड को फोन करके जल्दी यहाँ बुलाओ। मीनार होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही होटल मैनेजर बोले, आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम संदीप है। राहुल बोले, हेलो, आपने ही फोन किया था। खैर, हम बिल्डिंग के उस हिस्से में जाना चाहते हैं जहाँ से लाश को लटकाया गया है। शीशे की बनी लिफ्ट द्वारा वो लोग छत की ओर जाने लगे। 20वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक गई। फिर छत पर वो सीढ़ियों द्वारा पहुँचे। राहुल बोले, 20वीं मंजिल से लाश लेकर हत्यारा इन्हीं सीढ़ियों से होकर गुजरा होगा या फिर हत्या छत पर ही की होगी। तभी मैनेजर ने छत की टंकी की तरफ खून देखा और बोला, वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, खून, हत्या वहीं की गई है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, आप सब लोग यहीं रुकिए,
क्योंकि उसके ऊपर जाने से हत्यारे की उंगलियों के और जूतों के निशान मिट सकते हैं। होटल मैनेजर बोला, ये सोचकर अभी तक मैंने भी किसी को छत पर चढ़ने नहीं दिया था और सामने वाले होटल दीपशिखा के मैनेजर को भी फोन पर मैंने ऊपर जाने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर पानी की टंकी के निकट पहुंचे जहां रस्सी का छोर बंधा था। राहुल ने लाश की तरफ देखते हुए मन में कहा, हत्यारे ने खून करने के बाद लोहे के इस तार को अवश्य ही एंकर की मदद से होटल दीपशिखा की छत पर पहुंचा होगा। एंकर उधर छत पर मिलेगा। राहुल ने नीचे की तरफ देखते हुए कहा, हवलदार रामदीन, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है, तुम तुरंत नीचे जाओ और फायर ब्रिगेड से लाश को नीचे उतारने के लिए कहो। हवलदार रामदीन बोला, ओके सर। फायर ब्रिगेड द्वारा लाश उतारने की क्रिया शुरू हुई। उधर फायर ब्रिगेड कर्मचारी द्वारा लाश उतारी जा रही थी और इधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफ इत्यादि अपना काम कर रहे थे। राहुल ने जमीन के हिस्से में इशारा कर फोटोग्राफर से कहा, इधर कुछ निशान होने की उम्मीद है मुझे। एक्सपर्ट द्वारा फुटप्रिंट, वहां से कईयों के जूते के निशान उठाए गए। फिर पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर राहुल ने होटल दीपशिखा की छत से एंकर भी बरामद कर लिया और अगले दिन कुछ पढ़ते पढ़ते इंस्पेक्टर राहुल अचानक बुरी तरह उछल पड़े। राहुल बोले, ये कैसे हो सकता है? होटल मीनार वाली लाश के सीने में एक खंजर भी घुसा था। रजत बोले, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, इस प्रकार उछले क्यों रहे हो? रजत, जो डेली टाइम का रिपोर्ट था वो उस लाश के विशेष में ही जानकारी इकट्ठी करने आया था और राहुल का अटूट मित्र भी था। राहुल बोले, बात ही कुछ ऐसी है रजत कि तुम सुनो तो तुम भी उछल पड़ो। रजत बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इस समय होटल मीनार के सामने सरेआम लटकी उसकी पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट पढ़ रहे हो। राहुल बोले, मेरे हाथ में इस समय जो फाइल है रजत, जिसमें से एक में उस खंजर पर मिली उंगलियों के निशान की रिपोर्ट है, जो उस व्यक्ति या लाश के सीने में खंजर घुसा हुआ था जिससे उसकी मृत्यु हुई। दूसरी फाइल प्रेमदास नाम के उस व्यक्ति की उंगलियों के निशान की है, जो 3 दिन पूर्ण इसी प्रकार सरेआम लटकाया गया था। रजत बोला, तो? राहुल बोला, कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति यानी प्रेमदास की लाश की उंगलियों के निशान दूसरे व्यक्ति की छाती में घुसे गए खंजर की मुट्ठी पर मिली है। रजत चौंकते हुए बोला, क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? राहुल बोला, हो सकता है नहीं बल्कि हो चुका है। और सुनो, प्रेमदास की लाश ने जो जूता पहन रखा था उसके तल के निशान भी हमें होटल मीनार की छत पर वहां बिखरे पड़े खून के निकट मिले। रजत बोला, कमाल है, वो प्रेमदास की लाश कहाँ है? राहुल बोला, मुर्दा घर में। मैंने उसकी पहचान के लिए उसकी तस्वीर अखबार में छपवाई है। मुझे उसका परिमाण मिलने का इंतजार है। अगर 3 दिन तक उसकी पहचान के लिए कोई नहीं आता तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। रजत बोला, लेकिन तुम्हें प्रेमदास की उंगलियों के निशान खंजर पर पाए गए निशान से मिलाने का विचार क्यों और कैसे सूझ गया? राहुल बोला, ये विचार फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट असलम के दिमाग में आया था। अगले दिन होटल गगन के रूम नंबर 12 में एक लाश पंखे से लटकी हुई मिली। उसके सीने में भी एक खंजर घुसा था। राहुल और रजत दोनों साथ में वहां पहुंचे। लाश को देखकर राहुल बोले, उफ, फिर उसी अंदाज में लाश लटकी हुई है। रजत बोला, फर्क केवल इतना है कि इस बार लाश को पब्लिक प्रदर्शन हत्यारे ने नहीं किया है। तभी होटल का एक वेटर वहां पहुंचकर बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है इंस्पेक्टर साहब। राहुल बोले, अगर इस हत्या से संबंधित है तो हम जरूर सुनेंगे। वेटर बोला, मैं जब कमरा नंबर 10 में चाय देने जा रहा था तो मैंने इस कमरे के साहब को घबराए हुए बाहर निकलते देखा था। राहुल बोला, होटल के एंट्री रजिस्टर में दर्ज उसका पता देखना होगा। और फिर उस पते में राहुल और रजत दोनों पहुंचे। वहां पहुंचकर राहुल और रजत ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसका नाम सुधीर था। राहुल बोला, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुधीर। सुधीर घबराते हुए बोला, मेरा क्या कसूर है? राहुल बोलने वाला था कि रजत बोला, होटल गगन में आपके कमरे में एक लाश मिली है और आपका सामान मिला है। ये सुनते ही सुधीर चीख पड़ा। सुधीर बोला,
मैंने कत्ल नहीं किया, कत्ल उस बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले खतरनाक से दिखने वाले व्यक्ति ने किया है। उसी ने मुझे मेरे परिवार को समाप्त करने की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ में छुरा था, वो लाश को उठाए मेरे कमरे में आया था। राहुल बोला, हमें पूरी बात बताओ। सुधीर ने बोलना शुरू किया, मैं अपनी साली मधु को लेने शहर गया था, लेकिन रात काफी हो चुकी थी और मैंने इतनी समय घर जाना ठीक नहीं समझा और सोचा रात बिताने के बाद मधु को लेने जाऊंगा। मैं गगन होटल पहुंचा, मुझे रूम नंबर 12 मिला। सारी रात चैन और आराम से सोया, लेकिन पड़ती ही अचानक किसी ने मेरा रूम खटखटाया। मैं उठा और सोचने लगा इतने समय कौन होगा, और मैंने किसी को बुलाया भी नहीं। लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। बाहर एक दाढ़ी वाला आदमी अपने कंधे पर लाश लिए खड़ा था। उसने मुझसे कहा, खबरदार मुंह से आवाज निकाली तो छुरा हलक में उतार दूंगा। उसके बाद उसने छुरा मेरी गर्दन पर टिका दिया और खतरनाक लहजे में कहा, सुनो, मेरी तुमसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। अगर बाहर जाकर कुछ गड़बड़ की तो मैं पाताल से भी खोजकर तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत खत्म कर दूंगा। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं कहूँगा, मुझे जाने दो, और बहुत तेजी से अपने कमरे से निकलकर वापस बस द्वारा यहाँ पहुँचा ही था कि पीछे से आप आ गए। राहुल बोला, ठीक है, हम तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम पुलिस स्टेशन आने से घबराओगे नहीं। इस शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सुधीर बोला, जरूर आऊँगा। उसके बाद रजत और राहुल दोनों वहाँ से चल पड़े। रजत ने बोला, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? राहुल बोला, क्योंकि वो मुझे हत्यारा नहीं लगा। अगर वो हत्यारा होता तो अपना ब्रीफ केस वहाँ नहीं छोड़ता जिसमें उसके घर का पता था। होटल के रजिस्टर में भी वो गलत पता दर्ज करवाता। अगले दिन लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राहुल और रजत पुलिस स्टेशन में बात करते हुए राहुल बोला, लाश की छाती में घुसे छुरे पर इस बार भी प्रेमदास की अंगुलियों के निशान मिले हैं, और लाश के अलावा वहां जूते के जो निशान मिले हैं वो प्रेमदास के उन्हीं जूतों के हैं जो उसकी लाश के पांव से उतारे गए थे। रजत भौचुक होकर बोला, क्या? राहुल बोला, हाँ, जो सुधीर ने बताया है वो भी प्रेमदास से मिलता जुलता है। उस प्रेमदास से जिसकी जेब से निकली एक पर्ची पर 5 कत्ल करने की बात लिखी हुई थी। रजत बोला, और अब तक 2 कत्ल हो चुके हैं। राहुल बोला, तो क्या ये कत्ल प्रेमदास का भूत कर रहा है? रजत बोला, भूत ही हो सकता है, वरना एक मृत्यु व्यक्ति के जूते और उंगलियों के निशान हत्या में इस्तेमाल छुरे और दुर्घटना स्थल पर क्यों मिलते हैं? राहुल बोला, मैं ये सब बकवास नहीं मानता। शायद इस बार पाला किसी बहुत ही चालाक हत्यारे से पड़ा है और हम उसे बेनकाब कर रहेंगे। तभी राहुल के ऑफिस में एक आदमी प्रवेश करता है और राहुल से बोलता है, मेरा नाम अजय है, अजय प्रेमदास। राहुल बोला, तुम कहीं प्रेमदास के पुत्र तो नहीं हो? अजय बोला, जी हाँ, दरअसल मेरे अलावा पापा का कोई नहीं है, और आज बेंगलोर से लौटने पर जब मैंने न्यूज़पेपर में अपने पापा की तस्वीर देखी तो मेरे पापा कहाँ हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर राहुल अजय को मुर्दा घर ले जाते हैं। वहाँ अजय अपने पिता की लाश देकर रोने लगा और उसके बाद प्रेमदास की लाश उसके पुत्र अजय को सौंप दी गई। अगले दिन एक हवलदार राहुल को बताया। हवलदार ने बोला, सर, दोनों लाशों के बारे में पता चल गया है। होटल मीनार वाली लाश मिस्टर कपूर की और होटल गगन वाले मिस्टर खंडेवाला की है। इन दोनों में एक ही बात कॉमन है, और वो ये है कि ये दोनों दोस्त हैं। जबकि इधर शहर के बाहर जाने वाली सड़क के किनारे बने एक ढाबे पर एक सरदार अपने साथियों से कहा, 5 बज गए हैं, लेकिन ट्रक लेकर 8 बजे पहुंचना है, जल्दी उठ जा सूचा सिंह, बहुत देर हो गई है। दोनों तेजी से हाथ मुंह धोकर ट्रक पर सवार हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपने ट्रक के पीछे एक
लंबी रस्सी नहीं देखी जो काफी दूर तक थी। सुचित सिंह ने तेजी से ट्रक दौड़ा लिया। ट्रक चल रहा था, तभी उसके सामने से आ रही कार में बैठे आदमी ने रस्सी को देखा, लेकिन तब तक ट्रक उस कार के बगल से निकल चुका था। दूसरे ही पल वो कार पूरी गति के साथ मोड़ काटकर ट्रक वाली दिशा की ओर पलटा और ट्रक के पीछे गया। ट्रक को रोकने के लिए हॉर्न बजाने लगा। ट्रक में सुचित सिंह कार को देखकर सरदार से रुकने के लिए कहा। सरदार ने ट्रक रोका और कार वाले से कहा, बोलो क्या काम है और ट्रक क्यों रोका है। कार वाला बोला, जरा ट्रक के नीचे उतर कर आओ, फिर खुद ही पता चल जाएगा। तब तक आसपास दूसरा वाहन भी आकर रुक चुका था। कार वाला ट्रक वाले को उसके ट्रक के पीछे ले गया और बोला, ये देखो। ट्रक के पीछे रस्सी में एक लाश बंधी थी जिसके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था जो ढाबे से घिसटती हुई आ रही थी। ये सब देखकर सरदार घबराते हुए बोला, लाश ये हमारे ट्रक के साथ किसने बांध दी। कार वाला बोला, चकमा देने की कोशिश मत करो, ये खून तुमने ही किया है। सामने ही चेक पोस्ट है, पकड़ के दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। इतना सुनते ही सरदार और सुचित सिंह भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ की लोकल पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद लोकल पुलिस इंस्पेक्टर राहुल को इस कत्ल की सूचना दी। राहुल ने सूचना सुनने के बाद रजत को बोला, जो उनके पास बैठे थे। राहुल बोले, एक कत्ल और, शायद ये भी उसी ने किया हो। रजत बोला, अगर ये सच है तो ये तीसरा कत्ल है, अभी 2 कत्ल और होने बाकी हैं। राहुल ने अपने सर पर हाथ रखकर मायूस होकर कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कातिल होने का जिस पर शक था उसकी लाश अजय प्रेमदास को सौंप दी गई है, अब किसे कातिल समझे। रजत बोला, किसी और को कातिल समझते हो तो फिर ये गुत्थी भी सुलझानी होगी। प्रेमदास की उंगलियों और जूतों के निशान दुर्घटना स्थल पर कैसे बन जाते हैं। इंस्पेक्टर राहुल कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठे रहे। अचानक उसको कुछ याद आया। अगले ही पल उत्साहित सा वो फोन के नंबर डायल करने लगे। रजत बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर, किसे फोन कर रहे हो। राहुल बोला, अजय प्रेमदास को। उधर फोन का सीवर उठते ही राहुल बोला, हेलो, मैं इंस्पेक्टर राहुल, केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या आप किन्नी लोखंडवाला और कपूर को जानते हैं। जी हाँ, ये दोनों ही पापा के नाइट क्लब के दोस्त थे। इतनी बात करने के बाद फोन कट कर दिया और इसके बाद राहुल रजत के साथ घटना स्थल की ओर चल दिए। जिस समय वो दुर्घटना स्थल से चेक पोस्ट पर पहुंचे, उन्होंने सुचित सिंह और सरदार को वहां पाया। राहुल बोला, तो तुम दोनों ट्रक चला रहे थे। सरदार बोला, जी हजूर, लेकिन हजूर हम उस लाश के विशेष में कुछ नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो फिर इस प्रकार लाश लेकर आराम से चेक पोस्ट से गुजरने की हिमायत कैसे करते। रजत इंस्पेक्टर ने कहा, ट्रक के पास मिली लाश के सीने पर भी वही छुरा है इंस्पेक्टर। राहुल बोले, इसका मतलब इसको वाकई कुछ नहीं पता। फिर 1-2 सवाल और पूछने के बाद राहुल ने सरदार से कहा, ठीक है, तुम दोनों बेकसूर हो, लेकिन तुम्हारा ट्रक अभी पुलिस कार्रवाई तक यहीं रहेगा। सरदार बोले, कोई बात नहीं जी, हम मालिक से बात कर लेंगे। ठीक 2 घंटे बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद राहुल रजत से बोला, ट्रक से बंधे व्यक्ति का खून बिल्कुल उसी हत्यारे ने किया है जो पहले भी 2 कत्ल कर चुका है, और जहां से ट्रक आज चला था वहां से कुछ ही दूरी पर अजय प्रेमदास रहता है। रजत बोला, वो हत्या क्यों करने लगा। राहुल बोला, ये मत भूलो रजत की उसके बाप का कत्ल हुआ है। हो सकता है वो कातिलों को जानता हो, इसलिए अब उनकी हत्या करके बदला ले रहा है। रजत बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कातिल हो सकता है। हत्याओं के दौरान मैं वो बेंगलोर में था, इस बात की पुष्टि तुम कर चुके हो। राहुल बोला, तो फिर क्या कातिल तुम हो। रजत घबराते हुए बोला, क्या कह रहे हो राहुल, ये अच्छा मजाक है। राहुल बोला, अच्छा ये बताओ कि आज से 2 महीने पहले जब तुम्हारे पिताजी सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, लाश कहाँ और किस अवस्था में मिली थी।
रजत बोला, नाइट क्लब के पास एक अधूरी बिल्डिंग की इमारत के अंदर लटकी हुई, मगर कहीं तुम इसका संबंध भी तो। राहुल बोला, वो कैसे भी नाइट क्लब के आसपास था और ये भी मुझे लगता है कहीं कुछ संबंध है। मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी की हत्या वाला केस भी सब इंस्पेक्टर मनोज अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। खैर, अभी हम वापस चल रहे हैं। आज रात को अजीत प्रेमदास की घर की तलाशी लेने की कोशिश करेंगे, तभी कुछ कहेंगे। उसी रात अजय प्रेमदास के बंगले की चार दीवारी फांद कर एक साया बाहर निकल गया। अंधेरे में भूत की तरह चलते हुए वो साया जैसे ही दीवार के नीचे कूदा कि उस पर किसी दूसरे साये ने छलांग लगा दी। पहले साये ने बेहद फुर्ती के साथ पलटी खाकर दूसरे साये को जमीन पर पटक दिया। फिर जैसे ही वो भागने को हुआ कि दूसरे साये ने उसकी टांग पकड़ ली। सफलतापूर्वक पहला साया गिर गया और फिर दूसरे साया पहले साये के सीने पर सवार हो गया। लेकिन पहले साये ने भी बड़ी फुर्ती से संभलने के साथ ही अपने जूते की ठोकर दूसरे साये के कनपटी पर जड़ दी। दूसरे साये की आंखों के सामने लाल पीले तारे चमकने लगे। इसका फायदा उठाकर पहला साया भाग गया और वो दूसरा साया और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राहुल था। और फिर जब अगले क्षण में उसकी चेतना वापस लौटी तो राहुल बोला, अरे कहाँ गया वो। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर राहुल तेजी के साथ बंगले के दरवाजे में प्रवेश किया। तभी राहुल को गेट के पास अजय मिला। अजय बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त। राहुल बोला, तुम शायद कहीं जा रहे हो। अजय बोला, नहीं, बल्कि जब से फैक्ट्री से लौटा हूँ पिताजी की मृत्यु से परेशान हूँ, इसलिए अब तक कपड़े भी नहीं उतार पाया। राहुल ने शक के नजरिए से कहा, या फिर तुम्हें ये महसूस हो गया था कि मैं तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा हूँ और तुम पिछले रास्ते से नकाब पहनकर निकल रहे थे और जब मैंने तुम्हारी ये कोशिश नाकाम कर दी तो अब तुम तुरंत ही मुझसे मिलने आ पहुँचे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अचानक ही बाहर क्यों निकल आए? अजय बोला, आप बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो ये जानने आ रहा था कि बाहर से कुछ देर पहले जो चीख आ रही थी किसकी है और फिर मुझसे आपसे छिपकर बंगले से बाहर आने की क्या जरूरत है। राहुल बोला, तुम्हारी आवश्यकता एक और कत्ल भी हो सकता है। अजय बोला, क्या कह रहे हो आप? मैं किसका कत्ल करने जा रहा हूँ? राहुल बोला, अपने पिता की हत्यारे का। और अगर तुम ऐसा करने जा रहे थे तुझे मुझे अपने घर की तलाशी बिना किसी रोक टोक के देनी होगी। अजय बोला, आइए, बड़े शौक से आप तलाशी लीजिए। दोनों बंगले के भीतर आ पहुँचे और एक कमरे में पहुँचने के बाद अजय ने राहुल से कहा, मेरे बंगले में ऐसे कुल 5 कमरे हैं, आप एक एक इंच की तलाशी ले सकते हैं। राहुल बोला, हाँ, लेकिन इस बीच तुम मेरे साथ रहोगे। इंस्पेक्टर तलाशी लेने लगा और अपने मन में सोचने लगा, अगर यही हत्यारा है तो चाकू और जूते मुझे यहीं मिलेंगे। और फिर दूसरे कमरे में कपड़े की अलमारी की तलाशी लेते हैं। अलमारी की तलाशी लेते लेते अचानक वो चौंक पड़े। उसने अलमारी के बीच एक छुरा देख लिया था। फिर अपने मन में कहा, हो ना हो ये ठीक वैसा ही चाकू है जैसे कि पहले मिली तीनों लाशों के सीने में घुसा मिला था। लेकिन उसने चाकू को बिना छुए अलमारी को बंद कर दिया और सोचा इसका मतलब जूता भी यहीं कहीं होगा। फिर उसे इधर उधर थोड़ा मशक्कत करने के बाद एक जगह 3-4 जोड़ी जूते मिल गए और उन जूतों की तरफ देखते हुए अपने में कहा, ये रहे वो जूते, इनका तला दुर्घटना से मिले निशान जैसा ही है। फिर भी उसने तलाशी जारी रखने का नाटक किया और अंत में राहुल ने अजय से कहा, माफ करना मिस्टर अजय प्रेमदास, मैंने आप पर खामोखा शक किया। आई एम वेरी सॉरी। अजय बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था मगर आप नहीं माने। फिर वो रात ऐसी ही गुजर गई। अगले दिन सुबह अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर राहुल बैठे कुछ कर रहे थे। तभी वहाँ रजत आ पहुँचा। रजत को देखते ही राहुल बोले, आओ आओ रजत, हत्यारे का पता चल गया। राहुल बस नाम बताने वाला ही था कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी। राहुल ने सिवर उठाया और अचंभित होते हुए बोले, क्या हो ना हो, ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। रजत बोला, क्या हुआ राहुल, फिर से कोई कत्ल हो तो नहीं गया? राहुल बोले, हो गया है। विवेक विहार रेलवे स्टेशन के पुल के नीचे से गुजर रही हाई वोल्टेज
इलेक्ट्रॉनिक वायर पर किसी को चाकू मारकर फेंक दिया गया है। दोनों तुरंत ही विवेक रेलवे स्टेशन पुल के पास पहुँचे। रजत बोला, कहीं ये हत्या भी उसी हत्यारे ने ना की हो। राहुल बोला, हो सकता है, वरना चाकू मारने के बाद उसे तार में फेंकने का दुस्साहस करना हर किसी के बस का काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे उम्मीद है कि इस बार चाकू पर पिछली तरह उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे और ना ही पुल पर प्रेमदास के जूतों के निशान ही मिलेंगे। रजत बोला, ये तुमने किस आधार पर कहा? राहुल बोला, है कोई आधार? अब यहाँ का बाकी काम सब इंस्पेक्टर मनोज संभाल लेंगे। हमें अजय प्रेमदास के बंगले पर चल रहे हैं। दोनों अजय के बंगले की ओर चल पड़े। अजय प्रेमदास बंगले पर ही मिले। रजत अभी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि राहुल क्या करना चाहते हैं। राहुल बोला अजय से, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अजय प्रेमदास। अजय घबराते हुए बोला, क्या मतलब? ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? राहुल बोला, अभी पता चल जाएगा। फिर राहुल कमरे के अलमारी के पास गया और उससे रखा छुरा निकाला और अजय और रजत को दिखाया। अजय ने चकित होते हुए कहा, ये कैसे आया? राहुल बोला, ये देखो रजत, ये है वो प्रेमदास की छाप वाला चाकू। प्रेमदास की अंगुलियों के निशान इस चाकू पर हैं और आज होने वाले कत्ल कातिल का अंतिम कत्ल था। रजत ने चौंकते हुए कहा, क्या? लेकिन आज तो चौथा कत्ल हुआ है, जबकि प्रेमदास की जेब से मिली पर्ची के अनुसार 5 कत्ल होने चाहिए। राहुल बोला, यही तो हत्यारे की चालाकी है। दरअसल 5वां कत्ल खुद प्रेमदास का हुआ है। रजत बोला, क्या मतलब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला अजय प्रेमदास यानी अपने बाप का कत्ल क्यों करेगा? अजय घबराते हुए बोला, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। राहुल बोला, हर हत्यारा यही कहता है। हत्यारे ने पहले प्रेमदास का कत्ल किया, फिर 4 चाकुओं पर उसकी अंगुलियों के 4 निशान लेकर पुलिस को भ्रमित करने वाला एक कागजी पुर्जा उसकी जेब में डाल दिया, ताकि पुलिस उन निशान और प्रेमदास में ही उलझी रहे। बाद में उन चाकुओं द्वारा 4 कत्ल कर दिए गए। रजत ने अजय की तरफ इशारा करके कहा, कमाल है, फिर इसने अंतिम हत्या में ये चाकू इस्तेमाल क्यों नहीं किया? राहुल ने गुस्से से रजत से कहा, अब अधिक चालाक मत बनो रजत, हत्यारे तुम हो। तुम ही रात को यहाँ ये चाकू और प्रेमदास के जूते जैसी एक जोड़ी जूते रख गए हो, इसलिए कल रात जो तुमने कत्ल किया है वहाँ प्रेमदास के जूतों के निशान नहीं मिले, चाकू पर भी अंगुलियों के निशान नहीं मिले, क्योंकि अंतिम चाकू यहाँ है। तुमने अजय को फंसाने की बहुत कोशिश की, मगर आखिर में फंस गए। कल रात में तुम्हारी चीखने की आवाज से तुम्हें पहचान गया था। कल रात में जो पहला साया था वो रजत था। अभी इंस्पेक्टर ने अपना वाक्य पूरा किया ही था कि रजत उस पर टूट पड़ा, जिससे राहुल एक तरफ गिर गया। रजत बोला, तुम मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर। लेकिन उसी क्षण अजय रजत पर टूट पड़ा और उसे एक मुक्का मार दिया। अजय ने रजत से कहा, हत्यारे, तूने ही मेरे पिताजी की हत्या की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर रजत के संभलने से पहले इंस्पेक्टर राहुल संभल चुके थे। उन्होंने तुरंत बंदूक निकालकर रजत के कनपटी में लगा दी। राहुल ने रजत से कहा, तुम अभी तक इसलिए नहीं पकड़े गए रजत, क्योंकि तुम्हें मेरी हर कार्रवाई की खबर थी। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम भी मेरे दोस्त थे। फिर इंस्पेक्टर के पूछने पर रजत ने बताया, ये सच है कि मेरे पिताजी सिन्हा साहब उन 5 के दोस्त थे और अक्सर ही क्लब जाया करते थे। ऑफिस से लौटते समय उन्हें रिसीव करते हुए घर जाया करता था। उस दिन की रात मुझे ऑफिस से देर हो गई। मैंने सोचा आज तो पिताजी जा चुके होंगे। मेरा अनुमान ठीक था, वो क्लब में नहीं मिले। मैं घर के रास्ते की ओर बढ़ा, लेकिन अभी क्लब से कुछ ही दूर पहुंचा था कि एक चीख की आवाज सुनकर रुक गया। वो आवाज किसी लड़की की थी जो बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। मैं उस आवाज की दिशा की तरफ गया। वो आवाज क्लब के बगल में बनी आधी बिल्डिंग की इमारत के अंदर से आई थी। मैं बेहद तेजी के साथ उस लड़की की मदद के लिए इमारत की ओर गया, लेकिन अभी मैं इमारत में प्रवेश कर भी नहीं पाया था कि एक तेज चीख सुनकर मैं ऊपर की ओर देखा तो वो लड़की वहां से नीचे की ओर गिर रही थी और ठीक दूसरे पल ही एक तेज धमाके के साथ वो लड़की फर्श पर आ गिरी। जब तक मैं उसके निकट पहुंचा, वो ऊपर की ओर संकेत करते हुए दम तोड़ बैठी और तभी मैंने भागते कदमों की आहट सुनी। शायद इन्हीं लोगों के कारण इस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी।
अपनी इज्जत बचाने के लिए, और मैं वहीं पहुंच गया। फिर वहीं से एक खंबे के पीछे से मैंने जिन लोगों को वहां लड़की के लाश के पास पहुंचते देखा, उन्हें देखकर मेरी आंख आंसुओं से भर उठी। वो सब मेरे पापा के क्लब के दोस्त थे, जिनमें से एक कह रहा था वो हम सबको फंसा देगी। उसका एक ही बयान है, हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। दूसरा बोला नहीं पहुंचाएगा। मैंने नीचे आते वक्त उसके सीने में चाकू उतार दिया था। पहला बोला तो फिर यहाँ से जल्दी खिसको। इनकी बात सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ऊपर कोई हत्या की गई हो। उनके जाने के बाद मैं ऊपर पहुंचा तो एक लाश रस्सी से लटक रही थी, जिसका चेहरा मेरे विपरीत था। लेकिन तभी लटकी लाश अचानक हवा में जोर से हिल उठी और उसकी सूरत देखकर मैं कांप उठा। वो लाश मेरे पिताजी की थी। उन हत्यारों ने मेरे पिताजी को मार डाला था। मुझे समझते देर ना लगी कि उनके कुकर्म में उनका साथ न देने का निश्चय किया होगा। शायद इसलिए उन लोगों ने मेरे पिताजी को मार दिया। और उसी क्षण मेरे दिल में बदले की भावना उठी और मैंने कसम खा ली कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने उन 5 लोगों को अलग अलग अनजान ब्लैकमेलर बनकर अपनी बताए जगह पर बुलाया और अपने मन चाहा ढंग से उन लोगों की हत्या कर दी। मैंने ही वो पर्ची उसकी जेब में छोड़कर 4 चाकुओं पर उसकी अंगुलियों के निशान ले लिए थे। उस जैसी जूतों की जोड़ी खरीदने में कुछ दिक्कत तो आई, लेकिन काम बन गया। इतना सब बताने के बाद रजत शांत हो गया। राहुल ने रजत के हाथ में हथकड़ी पहनाकर जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।